हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेट ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैंडर्ड 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट क्या ना, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एनवायरनमेंट मतलब कि सराउंडिंग्स या तो कंडीशन कि जिसमें लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट होते हैं और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को वो डेवलप करते हैं ना, और उसमें एडजस्ट होते हैं, उसको बोला जाता है एनवायरनमेंट। द इमीडिएट सराउंडिंग और द कंडीशंस इन विच लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट एंड डेवलप देयर कैरेक्टरिस्टिक्स मेक द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हम देखेंगे तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और अबायोटिक। अब अबायोटिक कंडीशंस मतलब क्या, अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, उसको बोला जाता है फिजिकल कंपोनेंट्स। मतलब कि जिसमें कोई लिविंग बीइंग्स तो नहीं है, सभी नॉन लिविंग बीइंग्स है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम पे असर करते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे लैंड, सबसे पहला अबायोटिक कंपोनेंट है लैंड, जिसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। वो एक ऐसी जगह है अर्थ पे कि जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, लैंड और लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑन विच ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिस्ट। तो जो लिथोस्फीयर है, जो लैंड है, वो क्या करती है, प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, और प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो कैसे होता है ये, जब हम प्लांट्स ग्रो करते हैं तो ज़मीन पे, तो जो सॉइल होती है बराबर, उससे उस प्लांट को मिनरल्स मिलते हैं। इट सप्लाइज मिनरल्स। इसका मतलब क्या हुआ, प्लांट्स को मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, लैंड से मिलते हैं। दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट है वाटर। अब जैसे हमको पता है कि वाटर के बगैर तो हम रह सकते नहीं हैं, तो वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है, अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के नीचे है, और एटमॉस्फेयर में भी वाटर है बराबर। तो जहाँ जहाँ पानी पाया जाता है, अर्थ सरफेस, बिलो इट एंड इन द एटमॉस्फेयर, ये सब जगह मिलके बनाता है हाइड्रोस्फीयर। तो जो वाटर है वो क्या करते हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सबसे वाइटल है, इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। पानी के बगैर हम रह सकते नहीं हैं, इसलिए है कि इट फुलफिल्स द वाइटल ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट नीड फॉर सर्वाइवल। हमको पता है जल ही जीवन है बराबर। इसका मतलब क्या है कि जल के बगैर हम जी सकते नहीं हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो वाटर पूरी करता है। थर्ड अबायोटिक कंपोनेंट है एयर, मतलब हवा। तो जैसे हमको पता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा में क्या है, बहुत सारे गैसेस हैं, और जो एयर है वो क्या करती है, अर्थ को पूरा कवर कर देती है, उसका एनवलप बन जाती है, और इसलिए बोला जाता है एयर और द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट एनवलप्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर बराबर। अब जैसे हमको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, और वो सभी गैसेस कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, ब्रीदिंग करने के लिए। तो उसी तरह एटमॉस्फेयर में एक दूसरी गैस है ओजोन, वो क्या करती है, सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे हमको प्रोटेक्ट करती है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हार्मफुल होती है, और जो ओजोन की लेयर है वो लेयर इस अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ सरफेस पे आने से रोकती है, एक कवर का काम करती है, जिससे ये रेस अर्थ सरफेस पे आ सकती नहीं है।
इसलिए बोलते हैं कि ओजोन जो है एटमॉस्फेयर में, इट प्रोटेक्ट अस। ठीक है, तो ये था अबायोटिक कंपोनेंट। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या है, सभी लिविंग बींग्स, बराबर, जिसमें ऑल लाइफ फॉर्म, जो लिविंग चीज़ें हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब आता है बायोटिक कंपोनेंट में। अब जैसे हमको पता है लिविंग बींग्स जनरली जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में 6 किलोमीटर की हाइट तक पाए जाते हैं, और अगर ओशंस में देखेंगे तो वो 7 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। तो टोटल ये कितना हुआ, 6 + 7 मतलब 13 किलोमीटर, बराबर, ओशियन एंड इन एटमॉस्फेयर। तो ये 13 किलोमीटर का जो बेल्ट है, ठीक है, जिसमें सभी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट होते हैं, वो पूरा बेल्ट बनता है बायोस्फीयर। द नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर, कि जिसमें लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट होते हैं, इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब अगर हम देखेंगे तो बायोस्फीयर में भी 2 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज है लिविंग बींग्स की। एक तो है प्रोड्यूसर्स, जिनको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, और दूसरे हैं कंज्यूमर्स, जिसको बोला जाता है हीटरोट्रोप्स। प्रोड्यूसर्स मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरनमेंट में से डायरेक्टली अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। तो इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। सेकेंड है कंज्यूमर्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो ये था बायोटिक कंपोनेंट। अब हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब ये जो हमने बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स देखे हैं, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है, ये पढ़ना है। तो जो रिलेशन है, जो इंटरेक्शन है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ, ये बनाता है एक इकोसिस्टम। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट होते हैं, अपने एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट होते हैं, ये सब मिलके बनता है इकोसिस्टम। अगर हम देखेंगे तो जैसे डेजर्ट एक अपना इकोसिस्टम है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं जो ग्रो होते हैं उसके अपना एक अलग इकोसिस्टम बनता है। लेक अगर देखेंगे तो वो भी एक इकोसिस्टम है, बराबर है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इकोसिस्टम में पाया जाता है तो वो वहाँ पे हैप्पीली सरवाइव कर सकता है। सिर्फ ज़रूरी क्या है कि उसके सर्वाइवल के लिए कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए। अगर कंडीशंस चेंज हो जाएगी तो उसको एडजस्ट होने में तकलीफ होगी, इसलिए कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, फेवरेबल। अगर कंडीशंस फेवरेबल है उसके इकोसिस्टम में तो वो इजीली एंड हैप्पीली वहाँ पे रह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, तो सभी ह्यूमन क्रिएशंस, मतलब कि ह्यूमन ने जो जो चीज़ें बनाई है और वो जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसे गार्डन है, फैक्ट्रीज़ है, बिल्डिंग्स है, ये सब ह्यूमन क्रिएशन है। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स ने कंटिन्यूसली अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में एडप्ट किया है और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट भी कर रहे हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो ह्यूमन की जो ज़रूरतें थी
वो बहुत बेसिक थी, सिंपल थी, इसलिए वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ह्यूमन की ज़रूरतें बढ़ती गई और लोगों ने अपने असर का जो एरिया है वो बढ़ता गया। बराबर, मतलब जो ह्यूमन की असर होती रही उसका एरिया धीरे धीरे बढ़ता रहा। तो क्या क्या चेंजेस होते गए? सबसे पहले तो फॉरेस्ट मतलब जो जंगल है वहाँ के सभी पेड़ काट के वो ज़मीन किसके लिए यूज़ की गई? कहीं एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की, कहीं टाउन्स बनाने के लिए यूज़ की, कहीं पे बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ की, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो ज़मीन उन्होंने यूज़ कर ली। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी थी, वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे वो ख़त्म हो गए। अगर दूसरी जगह हम देखेंगे तो लोगों ने अपनी ज़रूरतों के लिए एनिमल्स को भी किल करके उसको फूड के लिए यूज़ किया है। तो ये भी एक ह्यूमन की ज़रूरतों की वजह से किया गया है। तो सभी एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पे एक एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ है, थोड़ी सी खराब असर हुई है एनवायरनमेंट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे स्पीसीज़ जो है एनिमल्स की, बर्ड्स की, आज वो हम देख भी सकते नहीं। तो इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या हुआ कि जब बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ काट दिए जाते हैं तो उसको बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। बराबर, अब जब डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो उसकी एटमॉस्फेयर में भी असर होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। प्लांट्स तो है नहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अमाउंट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी और ओवरऑल पूरे अर्थ पे उसकी असर जो होगी वो होगी ग्लोबल वार्मिंग। मतलब धीरे धीरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और उसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। थैंक यू।